अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका वेलकम करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एसिड के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, एसिड और बेसिस से रिलेटेड, तो उनको हम पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको मोनोप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, मोनोएसिडिक बेस एंड पॉलीएसिडिक बेसिस क्या होते हैं उनके ऊपर हम इसके बाद बात करेंगे। लेकिन पहले मैं कुछ चीज़ें जो है जो आप इंतहाई इम्पॉर्टेंट है उनके ऊपर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा देता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जब हम एसिड को ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो इसके हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं। एक हमारे पास होते हैं मिनरल एसिड्स और एक हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो साथ ही साथ हम लिखेंगे भी और मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसिड्स को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं एसिड्स को, ठीक है। तो एसिड्स को जब हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो एक हमारे पास होंगे, इसमें एक टाइप आ जाती है मिनरल एसिड्स और एक टाइप आ जाती है ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो एसिड्स को जब हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं तो इसके हमारे पास दो मेन टाइप्स आ जाते हैं। एक है हमारे पास मिनरल एसिड्स और एक है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, याद रखें। मिनरल एसिड्स आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए हमारे पास मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। मिनरल एसिड्स हमारे पास ऐसे एसिड्स होते हैं कि जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, यानी कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते। सिंपल इज दैट। क्या ऐसे एसिड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स मौजूद ना हो, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, तो ऐसे एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम एग्जांपल्स को ले लेते हैं, ईजी एग्जांपल, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स क्या है, दीज एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर है यहाँ तक। ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास ऐसे एसिड्स होते हैं कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ईजी फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, जैसे हमारे पास है सेट्रिक एसिड C6H8O7 सेट्रिक एसिड, इसको हम सेट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है, जो कि अक्सर हमारे पास ऑरेंजेस, लेमन्स में यह एसिड पाया जाता है। और इस तरह हमारे पास है लैक्टिक एसिड C3H6O3, जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो सौर मिल्क होता है, सौर मिल्क में हमारे पास लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। तो इनके फार्मूलों में आप देख सकते हो कि ये जो कंपाउंड है या ये जो एसिड्स है, ये इन एसिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है, इसलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये इन हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इनमें हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, जो कि कुछ इस तरह सा होता है कि COOH, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसके फार्मूले में लास्ट में आपको नज़र आ रहा है COOH नज़र आ रहा है ना, तो ये COOH क्या है, ये असल में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। सेम हमारे पास इनके फार्मूलों में भी क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, जिनकी वजह से ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास मिनरल एसिड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। क्लियर है। तो इससे पहले जो हम फार्मूले लिखते थे एसिड्स के, कि हम HCl भी लिखते थे, हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, सेट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह डिफरेंट किस्म के हमारे पास एसिड्स हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास कुछ इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और इसमें कुछ हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स मौजूद है। क्लियर है।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है। तो अभी हम कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, और दूसरा मैं लिख देता हूँ डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है कि कंसंट्रेटेड एसिड हम उस एसिड को कहते हैं कि जिसको हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। यानी अगर आप किसी एसिड को थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर देते हो तो जो आपके पास सोल्यूशन तैयार होगा उस सोल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड एसिड सोल्यूशन कहेंगे। और अगर आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा पानी में किसी एसिड को डिज़ोल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा पानी में जिस एसिड को आपने डिज़ोल्व किया और उससे जो सोल्यूशन तैयार हुआ है उस सोल्यूशन को हम डाइल्यूटेड एसिड सोल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कंसंट्रेटेड एसिड में आप क्या करोगे, आप किसी एसिड को जो कि किस फॉर्म में होगा, जो कि गैस की फॉर्म में होगा, उसको आप क्या करोगे, डिज़ोल्व करोगे, उसको आप डिज़ोल्व करोगे इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, किसी एसिड को जो कि गैस फॉर्म में होगा उसको आप थोड़ी सी पानी में क्या करोगे, उसको डिज़ोल्व करोगे, तो जो आपके पास सोल्यूशन तैयार होगा उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड सोल्यूशन कहेंगे। और अगर आप क्या करते हो, आप किसी एसिड को लेते हो जो कि आपके पास गैस की फॉर्म में होगा और उसको आप क्या करते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करते हो, डिज़ोल्व करोगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए दो डायग्राम डाले हैं, इसमें से आप देख सकते हो कि एक में भी हम क्या कर रहे हैं, HCl गैस डिज़ोल्व कर रहे हैं, दूसरे में भी हम HCl गैस डिज़ोल्व कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि इस बीकर में हाइड्रोजन जो है वो लार्जर क्वांटिटी में है, ठीक है, लार्जर क्वांटिटी। यहाँ पे वाटर की जो क्वांटिटी है H2O की वो ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉलर क्वांटिटी में हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी जो है किस चीज़ की मौजूद है, H2O की, वाटर की स्मॉलर क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आप क्या करते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में किसी एसिड को डिज़ोल्व करते हो तो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। तो ये आपके पास क्या होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर रहे हो, डिज़ोल्व कर रहे हो, तो ये आपके पास होगा कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। और ये आपके पास होगा डाइल्यूटेड एसिड सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको मालूम हुआ कि हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशंस किस तरह बनते हैं और डाइल्यूटेड एसिड सॉल्यूशंस किस तरह बनते हैं। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड टाइप्स ऑफ बेसिस के ऊपर कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स एसिड्स के हैं और कौन कौन से बेसिस के हमारे पास टाइप्स मौजूद है, तो उन पे बात कर लेते हैं। तो चले एसिड और बेसिस के जो टाइप्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एसिड के जो दो टाइप्स हैं, ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ, या आप ये भी कह सकते हो कि कोई एसिड कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो हमारे पास बाज़ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करके दे सकते हैं और बाज़ हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। तो इस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, एसिड की टू टाइप्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स produced by an acid per molecule, ठीक है। तो कोई एसिड जो है, कोई एसिड एक मॉलिक्यूल पे, अगर एक मॉलिक्यूल है किसी एसिड का, वो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
प्रोड्यूस करके दे सकता है किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो इस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, एसिड को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास एक जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है मोनोप्रोटिक एसिड्स, ठीक है। और दूसरी टाइप है पॉलीप्रोटिक एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपने जाना कि अगर हम इस लिहाज से एसिड को क्लासिफाई करें कि वो पर मॉलिक्यूल यानी एक एसिड का मॉलिक्यूल किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस लिहाज से हम एसिड को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है मोनोप्रोटिक एसिड, सेकंड टाइप है पॉलीप्रोटिक एसिड। तो मोनोप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक एसिड को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स को लिख लेता हूं। इन एसिड्स के एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि बाज़ एसिड में हमारे पास एक हाइड्रोजन है, मींस एक प्रोटॉन है, बाज़ में हमारे पास 2 है, बाज़ में 3 है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास एसिड है इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके दे सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी जब डिसोसिएट होगा तो ये भी 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है। HCl में हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके दे सकता है। HBr ये भी हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके दे सकता है। और H3PO4 फास्फोरिक एसिड भी 3 हाइड्रोजन आयन क्या कर सकता है, जब ये डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो ये दे सकता है। तो इन एग्जांपल्स को गौर से देखें। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक क्या होता है। देखिए, मोनोप्रोटिक का मतलब होता है, मोनो मीन्स, ये जो मोनो वर्ड है, दिस मोनो मीन्स 1, ठीक है। मोनो मीन्स 1। प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन्स, ठीक है। और आपको ऑलरेडी बताया गया है कि प्रोटॉन्स क्या होता है, H+ साइन क्या है, प्रोटॉन है। तो मीन्स कि ऐसे एसिड्स जो कि पर मॉलिक्यूल वो एक ही हाइड्रोजन आयन क्या कर सकता हो, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस कर सकता हो, तो उनको हम मोनोप्रोटिक एसिड्स कहते हैं। और ऐसे एसिड, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा, और प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन्स, ठीक है, यानी ऐसे एसिड्स जो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को क्या कर सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उन एसिड्स को हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा कि दोज एसिड्स which can produce या आप गिव भी लिख सकते, which can produce only one hydrogen ion per molecule as known as monoprotic एसिड्स, यानी ऐसे एसिड्स जो पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उन एसिड्स को हम मोनोप्रोटिक एसिड्स कहते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड्स को हम कैसे लिखेंगे, इधर आप लिख सकते हो कि दोज एसिड्स which can produce more than one hydrogen ion in an aqueous solution is known as polyprotic acids। तो अभी इन एग्जांपल्स में आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन से आपके पास मोनोप्रोटिक है और कौन से आपके पास पॉलीप्रोटिक एसिड्स है। वीडियो को पॉज करें और इन पे सोचें कि आपके पास कौन से मोनोप्रोटिक और कौन से पॉलीप्रोटिक होंगे, ठीक है। तो आई होप आपने सीख लिया होगा कि कौन से प्रोटिक है और मोनोप्रोटिक है और कौन से पॉलीप्रोटिक है। तो देखें, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है, इसका मतलब
एक से ज़्यादा जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम पॉलीप्रोटिक कहेंगे। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास पॉलीप्रोटिक है, पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास पॉलीप्रोटिक है। सेम ये भी तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये भी पॉलीप्रोटिक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो अ पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, HCl क्या कर रहा है, वो सिर्फ जब डिसोसिएट होगा कोई सोल्यूशन के अंदर तो वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मोनोप्रोटिक एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, बाकी HBr वो भी एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है जब वो डिसोसिएट होगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड, ये भी मोनोप्रोटिक एसिड है। और H3PO4 फास्फोरिक एसिड क्या है, ये हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड है, पॉलीप्रोटिक एसिड। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं और पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं और उनको किस तरह पहचानना है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस, और किस लिहाज से कि कोई बेस पर मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो है हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करके दे सकता है। ठीक है, तो चले अब हम बेसिस के टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर कोई बेस जो है वो पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रोड्यूस करके दे सकता है किसी एक्वस मीडिया के अंदर या सोल्यूशन के अंदर। तो इस लिहाज से हम बेसिस को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेम एज एसिड की तरह, जिस तरह हमने एसिड को डिवाइड किया था। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ number of hydroxyl ions produced by a base per molecule तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारे पास, फर्स्ट टाइप है हमारे पास क्या, फर्स्ट टाइप है मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, और दूसरी टाइप है पॉली एसिडिक बेस। ठीक है, पॉली एसिडिक बेस। ठीक है, मोनो एसिडिक बेस को हम मोनोप्रोटिक बेस भी कहते हैं, याद रखें। मोनो एसिडिक बेस इज आल्सो कॉल्ड monoprotic is also called monoprotic base, and polyacidic base is also called polyprotic is also called polyprotic base। ठीक है, तो मोनोएसिडिक बेस को हम मोनोप्रोटिक बेस भी कहते हैं और पॉलीएसिडिक बेस को हम पॉलीप्रोटिक बेस भी कहते हैं। तो जिस तरह हमने एसिड में डिस्कस किया कि मोनोप्रोटिक एसिड ऐसा एसिड होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते थे। सेम हमारे पास यहाँ पे भी उसी तरह है कि मोनोएसिडिक बेस या मोनोप्रोटिक बेस ऐसा बेस होता है जो कि किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल आयन क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। और पॉलीप्रोटिक बेस या पॉलीएसिडिक बेस एक ऐसा बेस होगा जो आपके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करके दे सकता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स को लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है, इस तरह हमारे पास है KOH। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा, ये जब डिसोसिएट होगा तो ये सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल आयन क्या कर सकता है, दे सकता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने हाइड्रोक्सिल आयन है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये आपको 2 हाइड्रोक्सिल आयन क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करके दे सकता है। सेम हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये भी जब डिसोसिएट होगा तो ये भी क्या कर सकता है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर सकता है।
इस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास एक ही हाइड्रोक्सल आयन है, एक ही हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तो ये सिर्फ एक हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करके दे सकता है जब ये क्या करेगा, किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होगा। तो जिस तरह हमने मोनोप्रोटिक बेस और पॉलीप्रोटिक बेस को डिफाइन किया है, इस लिहाज से अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सल आयन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा मोनोप्रोटिक बेस होगा, इसको हम मोनोप्रोटिक बेस कहेंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर सकता है, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये दो हाइड्रोक्सल आयन क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करके दे सकता है, तो ये आपके पास क्या है, पॉलीप्रोटिक बेस कहलाएगा, या हम इसको पॉलीएसिडिक बेस भी कहेंगे। इस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी जब डिसोसिएट होगा तो वो दो हाइड्रोक्सल आयन दे सकता है, इस वजह से ये भी क्या है, ये भी पॉलीप्रोटिक बेस है हमारे पास, ठीक है। सेम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ हमारे पास एक ही हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करके दे सकता है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोनोप्रोटिक बेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि हमारे पास मोनोएसिडिक बेस क्या होता है या मोनोप्रोटिक बेस क्या होता है और पॉलीएसिडिक या पॉलीप्रोटिक बेस क्या होता है, क्लियर है।